अपना लेवल समझो। देखो अभी तो तुमको सिर्फ एक पॉइंट आ रहा था, हम न्यूट्रिशन लेते हैं सिर्फ एनर्जी के लिए, बट अब सुनो तुमको इसके बाद कितने पॉइंट आ गए, 5 पॉइंट। अब देखो अगर तुम ये बात तुम एग्जाम में लेकर आओगे ना, जिसमें मान लो टीचर ने पूछा व्हाट इज द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, अब तुम 5 पॉइंट लेके आ गए तो एग्जामिनर जो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा उसे भी लगेगा भाई पढ़ने वाला बच्चा है। समझ पाए क्यों? इसलिए क्योंकि जो जिस क्वेश्चन के लिए उस बच्चे को या किसी भी बच्चे को जिस क्वेश्चन के लिए ज्यादातर बच्चों को क्या होता है, एक पॉइंट से ज्यादा नहीं पता होता है, लेकिन तुमको कितने पॉइंट पता है, 5 पॉइंट। समझ पाए ट्रिक का फायदा? अब देखो ट्रिक बनाई गई है तो एक बार फिर से बोल दो, व्हाई वी ईट फूड, कि हम खाना क्यों खाते हैं। आंसर क्या आएगा, न्यूट्रिशन पर जम। पी से बोलो, बोलते जाओ, न्यूट्रिशन पर जम। पी से प्रोवाइड एनर्जी, ई से इक्विपमेंट फॉर रॉ मटेरियल, आर से फॉर द रिपेयरिंग ऑफ सेल, जी से फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, एम से हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ एटीपी। समझे? और ये क्वेश्चन अब सुंदरता से कैसे लिखोगे, तुम ये आ गया ऐसे डायग्राम बनाकर तो आओगे नहीं, वहां पे लिखना कैसे वो भी सिखा रहा है तुमको। सो हेलो सीकर्स, आज हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर वो क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। अब इसमें भी हम लोग जो डील करेंगे ना, इसमें सबसे पहला वाला पार्ट हम लोग डील करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन, और हम लोग डाइजेशन डील करेंगे जिसमें न्यूट्रिशन का थोड़ा बेसिक कवर किया है। बाकी जो प्लांट वाला पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एनिमल वाले से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अभी क्लास 10th में आए हैं। सिमिलरली ये वीडियो इक्वली उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका कंपार्टमेंट का या तो इम्प्रूवमेंट का या तो सप्लीमेंट्री का एग्जाम है इन द क्लास 10। समझे? तो पढ़ाई करते रहो। देखो क्या है, अभी तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस आने हैं वो क्वेश्चन भी दिखा दें, क्वेश्चंस आ रहे हैं इसी स्लाइड से। इसी स्लाइड का मतलब ये है क्योंकि ये जो स्लाइड बनाई गई तुम्हारी बुक को देखकर बनाई गई, एनसीईआरटी को देखकर, और जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी एनसीईआरटी को देखकर बनाए जाते हैं। इसीलिए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं। मतलब तुमको जो पढ़ना है ना, या तो एनसीईआरटी अपना पढ़ रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर तुमने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, तुमको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो, तो ये स्लाइड पढ़ो, बस इसी से यही स्लाइड तुमको पढ़नी है। समझ पाए? अब आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो डाइजेशन से पहले हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन होता क्या है। देखो समझो, न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि खाना ले रहा है और साथ में यूटिलाइज कर रहा है, ये दो पॉइंट है। पहला खाना को इनटेक करना, दूसरा बॉडी से यूटिलाइज करना। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं कि न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन क्या होगा, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय इट्स बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब एक चीज़ ये सुनो कि ये न्यूट्रिशन दो टाइप का हो सकता है। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, मतलब सारे ही प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो जब अपना खाना खुद बना लेंगे तो उसका मतलब क्या है, वो भी न्यूट्रिशन के अंदर आएंगे, लेकिन उन प्लांट का एक नया नाम पड़ेगा ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि ऑटो मतलब होता है खाना खुद बना लेना और ट्रॉफिक मतलब होता है डायरेक्शन। तो जो अपना खाना खुद बना ले उसको बोलोगे ऑटोट्रॉफिक, पूरा नाम है ऑटोट्रॉफिक। जो अपना खाना खुद बना ले ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, और इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोल दोगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ पाए? अब सुनो, खाना प्लांट अपना खुद बना ले रहा है मतलब वो ऑटो है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन हम एनिमल्स हैं, जो हम इंसान हम भी एनिमल में आते हैं, क्योंकि एनिमल में बहुत सारे किंगडम है, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा, फिर लास्ट में जाके आता है मैमेलिया। तो जो ये मैमेलिया है उसके अंदर हम ह्यूमंस आते हैं, मतलब हम भी किस किंगडम में आ गए हैं, एनिमल किंगडम में। तो हम एनिमल से हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते, मतलब हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, हम डिपेंड होंगे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, मतलब हम डिपेंड होंगे प्लांट्स पे, या हम डिपेंड होंगे कह सकते हो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पे। तो इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं किसी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पे, उनका नाम होता है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। बस दो पॉइंट है, देखो दो पॉइंट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना खुद बना ले ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना खुद ना बना पाए, डिपेंड रहे दूसरे पर, उसको बोलोगे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। आज पढ़ लेते हैं। तो क्या बोला, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स बाय सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। देखो कभी भी खाना बनेगा तो सिंपल सब्सटेंस से ही बनेगा। जैसे तुमने क्या किया, अगर तुम कोई भी मान लो मकान बना रहे हो, तो मकान बनाओगे तो हमेशा ईंटें लगेंगी। समझे? चाहे वो कितना सुंदर मकान हो, चाहे वो बहुत ही एकदम महंगा वाला जैसे मकान होते हैं ना वैसे मकान हो, लेकिन ईंटा लगेगा ही लगेगा। मतलब कि सिंपल सब्सटेंस से ही तुम कोई नई चीज बना सकते हो, ये डेफिनेशन है। तो न्यूट्रिशन बताओ क्या है, मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड और सिमिलरली यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ये दो पॉइंट है। दो टाइप के न्यूट्रिशन होंगे, पहला ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल प्लांट है, हेटेरोट्रॉपिक का एग्जांपल एनिमल है। ये भी देख लो, while the organism which depends on autotrophic organism is for the intake of food is known as heterotrophic organism। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड होंगे ऑटोट्रॉपिक पे उसको बोल दोगे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल होगा एनिमल। समझ पाए? आ जाओ अगले स्लाइड पे। देखो अब यहाँ पर जो तुमको एक डाउट आ रहा होगा कि सर आपने ये क्या लिख रखा है, नहीं समझ पाए, तो सुनो, एक लिखा है न्यूट्रिशन, एक लिखा है न्यूट्रिएंट। समझ पाए? न्यूट्रिशन में TION आ रहा है। TION का मतलब ये है कि वो कोई प्रोसेस है, रट लो। अगर कहीं भी TION आ रहा है तो मतलब वो प्रोसेस है, या तो प्रोसेस को कभी कभी बोल सकते हो फिनोमिना है। जैसे तुमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है, बेंडिंग ऑफ लाइट, तो बोलते थे फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि वहां पे TION आता है, रिफ्रैक्शन। समझे? सिमिलरली यहाँ पे न्यूट्रिशन आ रहा है तो उसको बोलोगे द प्रोसेस ऑफ मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन।
समझ गए। लेकिन उसी जगह जब तुम न्यूट्रिएंट्स की बात करोगे तो यहाँ पे क्या TiON आ रहा, नहीं आ रहा। तो जब यहाँ पे TiON नहीं है तो ये कोई ना प्रोसेस है ना ही फिनोमिना है, ये क्या है, एक बस टर्म है। न्यूट्रिशन क्या है, एक टर्म है, कोई भी प्रोसेस नहीं है। अब सुनो न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, न्यूट्रिएंट्स ऐसे तुमने अभी तक पढ़ा होगा, न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है, प्रोटीन आता है। बट देखो यहाँ पे मिसकंसेप्शन है बच्चों का, और वो मिसकंसेप्शन ये होता है कि तुम बस ये मानते हो कि यही 3 होते हैं न्यूट्रिएंट्स, बट गलत है ये। अब से याद रखो, न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तो आते ही हैं, साथ में मिनरल्स भी आता है, विटामिन्स भी आता है, प्लस वाटर भी आता है और फाइबर भी आता है। मतलब ये सातों चीजें न्यूट्रिएंट्स में आती हैं। तुमसे पूछा जाए नेम सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो तुम क्या बोलोगे, द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर एज फॉलोज। लिखना बता रहे कैसे लिखोगे, सेंटेंस पे लिखना, ठीक है। द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज एज फॉलोज, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 फैट, जितने याद आ जाए ये सब भी लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 3 4 मिनरल, नंबर 5 विटामिन, नंबर 6 वाटर एंड नंबर 7 फाइबर। समझ पाए। अब सुनो, इसी में से 3 हमने उठा लिए जो कि मेन है, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है, ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। पूरा नाम है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और ये छोटे होते हैं तो इनको बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल या बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। समझे, जबकि वाटर अलग होता है। यही 3 होते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब सुनो, जो कार्बोहाइड्रेट है उसी का दूसरा नाम है एनर्जी गिविंग फूड। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होगा अगर तुम खाओगे तो उससे क्या मिलेगी, तुमको एनर्जी मिलेगी। जो प्रोटीन होता है वो होता है बॉडी बिल्डिंग फूड। अब प्रोटीन देखो, पी से प्रोटीन, पी से पल्सेस, तो प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या क्या है, ग्राम, ग्राम मतलब चना, 3 ग्राम याद करो, ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम। उड़द और मूंग जानते हो ना, वही उसका ये वो लिखा हुआ है इंग्लिश फॉर्म। तो ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, समझ पाए। ग्राम, ग्रीन ग्राम, वो ग्रीन निकल गया था, सुनो, ग्राम, ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, पी से प्रोटीन, पी से पल्सेस। रट गया। फिर सुनो, जो फैट होता है, फैट टूटता है फैटी एसिड में, अभी पढ़ेंगे। तो बताओ कौन कौन सा पढ़ो, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटीन का दूसरा नाम बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन के एग्जाम्पल पी से प्रोटीन, पी से पल्सेस। 3 नाम बता दो, जी से ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम। समझ पाए। अब सुनो एक चीज और, अभी रॉ मटेरियल का आगे काम आना है। देखो रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने गेहूं लिया, अब गेहूं को तुम लेकर आए तो गेहूं हो गया रॉ मटेरियल। अब वही गेहूं से तुम क्या बना सकते हो, चपाती, वही से तुम पिज्जा बना सकते हो, उसी गेहूं से तुम बना सकते हो मैदा बना सकते हो, उसी से तुम अलग अलग चीजें जो भी ब्रेड बना सकते हो। तो ये सारी जो अलग अलग चीजें बनाई वो तुम सिर्फ एक फॉर्म से बनाकर लाए हो जिसका नाम है गेहूं। तो जिस चीज से सारी चीजें बन सके उस चीज को बोलते हैं रॉ मटेरियल। मतलब यहाँ पे गेहूं से सारी चीजें बनी थी तो गेहूं क्या हुआ, रॉ मटेरियल। सिमिलरली जो हमारी बॉडी है, बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों नाम पड़ा, क्योंकि हमारी बॉडी है वो जनरली मिलकर किससे बनी है, प्रोटीन से। तो प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल। अब देखो इसका काम सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार रिपीट हुआ है, तुम जाके प्रीवियस ईयर खोलना और ये क्वेश्चन देख लेना कितने बार रिपीट हुआ है, समझे। और ये क्योंकि जो तुमको चैनल है वो फिजिक्स कम ट्रिक्स है, बट हमने फिजिक्स नाम जरूर रखा है, लेकिन हम यहाँ पे साइंस के वीडियोज डालेंगे। और फिजिक्स हमने देखो नाम इसलिए भी रखा है क्योंकि बच्चों को ज्यादातर डर होता है फिजिक्स से, समझे, इसीलिए हमने फिजिक्स कम ट्रिक्स नाम रखा है, ताकि ये जो ट्रिक्स है ना, तो ट्रिक्स की वजह से तुमको जो फिजिक्स से डर लगता है या जो फिजिक्स नहीं आती है वो भी समझ में आने लगे, समझे। बाकी मेन मोटिव तो है कि हम साइंस से सारी वीडियोस डालेंगे, बट चैनल का नाम हम यही रखने वाले हैं, फिजिक्स कम ट्रिक्स, ताकि बच्चों का डर खत्म हो फिजिक्स से। क्योंकि फिजिक्स भाई हार्ड नहीं है, तुम पढ़ना सीखो कैसे पढ़ना है, समझ में। अब देखो क्या है, तुम्हारे बोर्ड ने पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा, यही क्वेश्चन घूम घूम के पूछता है, बोलेगा व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन, हमें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए। तो तुमसे अगर अभी पूछें कि तुम्हें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, तो तुम बोलोगे सर हमको एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, इसीलिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। तो तुम्हारा आंसर सही है, बट तुम्हारे बोर्ड में वो 3 मार्क्स में पूछता है ये चीज। अब 3 मार्क्स में तुम एक लाइन लिख के आगे तो मार्क्स मिलेगा क्या, बस 1 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स काट देंगे टीचर्स। तो इसीलिए तुमको लिखना कैसे है वो हम बता रहे, तो 1 पॉइंट नहीं लिख के आओगे, तुमको ज्यादा पॉइंट लिखना। देखो क्या है, यही क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, व्हाई वी ईट फूड, हम खाना क्यों खाते हैं। पहला हमें न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, दूसरा हम खाना क्यों खाते हैं, तीसरा बोल देते हैं व्हाट इज द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें न्यूट्रिशन टर्म या फूड टर्म यूज किया जाता है। अब देखो इसका आंसर देखो, देखो तुम्हें एक ट्रिक याद करनी है। ट्रिक क्या, ये न्यूट्रिशन है, देखो कितना प्यारा न्यूट्रिशन है, चूजा लग रहा है ना, ठीक है। ये एक न्यूट्रिशन है, संतरा है भाई, सुनो ये एक न्यूट्रिशन है, ये डायग्राम याद रखो, न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के ऊपर कौन रखा हुआ है, जेम, कोहिनूर हीरा, समझे, न्यूट्रिशन के ऊपर रखा हुआ है जेम। तो तुम ट्रिक क्या बोलोगे, न्यूट्रिशन पर जेम। देखो ट्रिक क्या है, न्यूट्रिशन पर जेम। अब क्या है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन, व्हाई वी ईट फूड, व्हाट इज द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, समझे। न्यूट्रिशन का मतलब ये होगा, ठीक। अब पी से याद रखो कि प्रोवाइड एनर्जी, मतलब न्यूट्रिशन क्या करेगा, एनर्जी देगा, जो तुमको मालूम था अभी।
तीसरा क्या है, न्यूट्रिशन क्या, इक्विपमेंट फॉर रॉ मटेरियल। इक्विपमेंट का मतलब होता है जो चीज़ उसमें यूज हो, जैसे क्रिकेट के इक्विपमेंट क्या है, बैट हो गया, बॉल हो गया, स्टंप हो गया, तो ये सब इक्विपमेंट क्रिकेट के। सिमिलरली रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल अभी पढ़ के आए हो तो रॉ मटेरियल बनाने के लिए जो जो चीज़ें यूज होंगी ना, वो चीज़ें कौन देगा, न्यूट्रिशन, समझे। तो न्यूट्रिशन पर जेम, पी मतलब प्रोवाइड करेगा एनर्जी, ई मतलब इक्विपमेंट फॉर रॉ मटेरियल, आर मतलब रिपेयरिंग ऑफ सेल, मतलब तुम न्यूट्रिशन क्यों लेते हो, ताकि सेल रिपेयर हो सके, जी मतलब फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ई मतलब ये ट्रिक को कंप्लीट करने के लिए है, और एम मतलब हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी होती है, यही हम लोग को एनर्जी देती है, समझे। जैसे क्या हुआ, तुम्हारे पास रुपए होंगे तभी तुम जाके इंडिया में कोई सामान ले पाओगे, बट सिमिलरली अगर तुम्हारे बॉडी में एटीपी है तभी तुम जाके कोई काम कर पाओगे, क्योंकि एटीपी क्या है, तुम्हारी ताकत की मतलब एनर्जी की करेंसी है, ये बोला जाता है, समझे। अभी एनर्जी की करेंसी बनेगी कहाँ से, न्यूट्रिशन से ही। तो न्यूट्रिशन मदद किसमें करता है, हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ एटीपी, समझ पाए। अब अपना लेवल समझो, देखो अभी तो तुमको सिर्फ एक पॉइंट आ रहा था, हम न्यूट्रिशन लेते हैं एनर्जी के लिए, बट अब सुनो तुमको इसके बाद कितने पॉइंट आ गए, 5 पॉइंट। अब देखो अगर तुम ये बात तुम एग्जाम में लेकर आओगे ना, जिसमें मान लो टीचर ने पूछा व्हाट इज द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन बॉडी, अब तुम 5 पॉइंट लेके आ गए तो एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक करेगा, उसे भी लगेगा भाई पढ़ने वाला बच्चा है, समझ पाए क्यों, इसलिए क्योंकि जो जिस क्वेश्चन के लिए उस बच्चे को या किसी भी बच्चे को, जिस क्वेश्चन के लिए ज्यादातर बच्चों को क्या होता है, एक पॉइंट से ज्यादा नहीं पता होता है, लेकिन तुमको कितने पॉइंट पता है, 5 पॉइंट, समझ पाए ट्रिक का फायदा। अब देखो ट्रिक बनाई गई है तो एक बार फिर से बोल दो, व्हाई वी ईट फूड, कि हम खाना क्यों खाते हैं, आंसर क्या जाएगा, न्यूट्रिशन पर जेम। पी से बोलो, बोलते जाओ, न्यूट्रिशन पर जेम, पी से प्रोवाइड एनर्जी, ई से इक्विपमेंट फॉर रॉ मटेरियल, आर से फॉर द रिपेयरिंग ऑफ सेल, जी से फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, एम से हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ एटीपी, समझे। और ये क्वेश्चन अब सुंदरता से कैसे लिखोगे, तुम ये आ गया ऐसे डायग्राम बनाकर तो आओगे नहीं, वहां पे लिखना कैसे वो भी सिखा रहा तुमको। तुम क्या बोलोगे, तुमसे पूछा गया व्हाई डू वी ईट फूड, तुम पहले लिखोगे वी ईट फूड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग वेज, पहले ये लाइन चिपकाओगे, वी ईट फूड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग वेज, फिर नंबर करके लिखना, सेंटेंसेस में लिखना, नंबर 1 फॉर द because nutrition provides us energy, number 2 it can be helpful for the equipment of raw material, तीसरा it can be helpful for the repairing of cells, चौथा it can be helpful for the growth of the body, पांचवा it helps in the manufacturing of ATP, समझ पाए। अभी इतना बड़ा तुम्हारा आंसर गया है, अभी तक अगर तुम ये बनाकर आते तो इतने में आता, मार्क्स ना मिलते इतने, लेकिन तुमने से 3 मार्क्स का पूछा और तुमने इतने बड़े में आंसर दिया है, खैर कॉपी तुम्हारी इतनी बड़ी मान रहे हैं, तो इतने बड़े में आंसर दिया है तो तुम्हारे आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे, और साथ में मार्क्स भी टीचर बहुत अच्छे फिर देते हैं, प्रोवाइडेड टीचर भी अच्छे हो एग्जामिनर चेक करने वाले। ठीक है, अब आ जाओ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में क्या है ना, तुम खाना खाते हो, खाना खाने के बाद यहाँ पर एक पाइप होती है जिसका नाम है ईसोफेगस, वहाँ से पेट में जाता है, पेट का शेप होता है जे शेप होता है, फिर पेट के बाद खाना यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है अंदर वाले पार्ट में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये यहाँ पे लीवर होता है, लीवर पे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बीच में आता है खाना, फिर वहाँ से डिटॉक्सीफाई होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो भी ताकत वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, जो बचा पार्ट होगा वो आ जाएगा यहाँ, ये जो बड़ी वाली पाइप है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर यहाँ से बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू द एनस, समझे। अब एक चीज़ सुनो, यहाँ पर क्या दिया, अच्छा हाँ देखो बहुत बच्चों को क्या होता है यार, ये डायग्राम आ जाता है बोर्ड में, बोलता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन, कौन सा सिस्टम, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, इसका डायग्राम आता है। अब बच्चे भाई एकदम क्या बताएं कि बच्चों को लगता है कि हम कैसे ही इसका डायग्राम बनाए, इतना खतरनाक सा डायग्राम है, बट सुनो क्योंकि तुम चैप्टर जो पढ़ रहे हो डाइजेशन है, और साथ में जिस चैनल से पढ़ रहे हो उसका नाम है फिजिक्स कम ट्रिक्स, तो सिमिलरली जो डायग्राम भी यहाँ मिलेगा वो कैसा होगा, डायग्राम कम ट्रिक्स। अब देखो अब डायग्राम की वजह से किसी के मार्क्स नहीं कटेंगे, ये टैगलाइन है। हमने देखो ये डायग्राम से जस्ट जेली है, उसी से ट्रिक है आई एम जेली, ये वाला तुमको अगले वीडियो में मिल जाएगा, ये वाला पार्ट हमने बताया है ये चीज़। तो अभी देखो हम इसको समराइज कर रहे हैं इस चैप्टर को, इसलिए ताकि तुमको ज़्यादा टाइम वेस्टेज ना लगे, समझे। इस चैप्टर को तुम बस पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करा रहे हैं, देखो हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करा रहे हैं ताकि तुम्हारा 1 सेकंड भी वेस्ट ना हो और तुमको सारी चीज़ें कवर भी हो जाए। तो ये वाला डायग्राम वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, उससे देख लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है और मस्ट वॉच वीडियो है, समझे। ये डायग्राम बनाओगे तुम भी, मतलब बस एक ट्रिक याद रखो, डायग्राम बनाना सीख जाओगे। कैसे बनेगा उस नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखना, ठीक है, और कमेंट करना, बताना कैसा है, ठीक है। आज देखो डेफिनेशन, अब देखो डेफिनेशन डाइजेशन की है क्या, कुछ नहीं है। देखो तुम बड़े से मॉलिक्यूल को, फूड को छोटे पार्टिकल में तोड़ दो, ब्रेक डाउन कर दो, तो उसी को बोल दोगे डाइजेशन। अब देखो ये जो ब्रेक डाउन टर्म है ना, इसी की जगह कभी कभी लिखा जा सकता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के वजह से ही ऑक्सीडेशन, एक मिनट, क्योंकि सुनो ऑक्सीजन की वजह से ही होता क्या है, खाना टूटता है। अगर तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीजन है तभी खाना टूटेगा, ऑक्सीजन नहीं तो खाना भी नहीं टूटेगा, समझ पाए। तो इसीलिए ब्रेक डाउन का दूसरा नाम कभी कभी बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। तो डाइजेशन क्या है, द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। फूड मॉलिक्यूल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया, उसको बोलोगे डाइजेशन। अब देखो प्रोटीन जैसे तुमने खाया तो प्रोटीन फूड मॉलिक्यूल हुआ, उसको तोड़ोगे फर्दर, देखो पहले 3 ईंटें थे,
जिसको तुम प्रोटीन बोल रहे हैं, उसको तुमने एक ईटा हटा दिया मतलब तोड़ दिया, ब्रेक डाउन किया, तो प्रोटीन से बन जाएगा पेप्टोन्स। फिर उसके बाद एक और ईटा हटा दिया तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी जिसका नाम है अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड। अब देखो सिमिलरली जैसे प्रोटीन टूटता है अमाइनो एसिड में, वैसे ही जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो टूटेगा ग्लूकोज में। देखो जब तुम सी बनाने जाते हो, सी आ गया, जब तुम ऐसे सी बनाओगे ना तो ऐसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देना तो जी बन जाता है। यहाँ के लिए बस बता रहे हैं, जैसे तुम सी बनाने जाओगे तो थोड़ा आगे बढ़ा देना तो क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। तो ऐसे देखो सी से कार्बोहाइड्रेट और जी से ग्लूकोज, तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ग्लूकोज। ऐसे प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म अभी पढ़े, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो एमाइनो एसिड। और फैट का भाई, फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म उसी के नाम पे है, फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड और या तो ग्लिसरॉल बोल दो, दोनों होते हैं। फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, फैटी एसिड है तो ग्लिसरॉल। फिर बोलो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा ग्लूकोज पे, प्रोटीन टूटेगा अमाइनो एसिड में, फैट टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये साथ साथ बोलते जाओ। देखो हम तुमको इसीलिए बार बार ये चीज बोल रहे हैं ताकि अभी का अभी तुमको ये चीज रट जाए कि तुमको बाद में ये ना रहे या क्या अभी फिर से रिवाइज करना है। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर रिवाइज कर लेना बाद में, लेकिन साथ साथ भी बोलते जाओ ताकि अभी का भी रट जाए। इसलिए हम टाइम देके थोड़ा पढ़ा रहे हैं इसको, रुक रुक के इसीलिए पढ़ा रहे ताकि उतना पार्ट कवर हो जाए। उतने में कोई क्वेश्चन है तो तुम गलत ना करो। अब सुनो, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। देखो सबकी एक फंक्शन है अलग अलग। देखो माउथ में क्या होता है, माउथ का फंक्शन क्या है, देखो माउथ में सलाइवा होता है, सलाइवा के पास एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। देखो जो भी एंजाइम होते हैं उनके लास्ट में या तो एज आता है या तो जनरली एन आता है, क्योंकि सारे एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, तो प्रोटीन में लास्ट में एन आ रहा। सिमिलरली एंजाइम के भी लास्ट में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अब सुनो, जो सलाइवा है तो सलाइवा के पास एक एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, और सलाइवरी अमाइलेज से दूसरा नाम है टाइलिन। सलाइवा है, उसके पास एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, उसी का दूसरा नाम है टाइलिन। अब सुनो, ये काम क्या करता है, फंक्शन देखो क्या है। पहला काम ये है कि जो स्टार्च होता है उसको बदल देता है 30% तक माल्टोज में, 30% ब्रेक डाउन करके माल्टोज में। और माल्टोज क्या है, डाइसेकेराइड है। सेकेराइड का मतलब होता है शुगर और डाई मतलब दो, तो जब ये दो शुगर से मिलकर बनता है तो उसको बोलते हैं माल्टोज। ठीक है, अब समझना इसका एग्जाम्पल। जैसे क्या है, तुम अगर कच्चा गेहूं लो और कच्चा या फिर चावल लो, और कच्चा चावल या गेहूं मुंह में रखो तो उसमें क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो स्टार्च जो है ना, जब तुम उसको खाओगे तो चबाते चबाते थोड़ी देर बाद पहले टेस्ट नहीं आता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो मीठा मीठा टेस्ट देता है। तो जो मीठा मीठा टेस्ट है वो क्या है, तुम्हारा जो मुंह का स्टार्च है, जो भी गेहूं में चावल में स्टार्च है, वो 30% कन्वर्ट किसमें हो गया, माल्टोज में। अब माल्टोज क्योंकि शुगर है तो टेस्ट भी कैसा देगी, मीठा मीठा। बस एक चीज और याद रख लो कि माल्टोज क्या होता है, डाइसेकेराइड है, दो शुगर से मिलकर बना है। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है, देखो नेचर को पता था, गॉड को पता था कि क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगल बगल घूमा करते हैं। तो जब तुम खाना खाओगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जाएंगे। पहली बात, हाथ धुल के खाना खाना चाहिए, है ना, वो तो है ही, क्योंकि वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। दूसरा काम, फॉर मोर प्रोटेक्शन गॉड ने क्या किया, तुम्हारे मुंह में जो सलाइवा दिया ना, उसमें ये प्रॉपर्टी डाल दी कि वहां पर जो सलाइवा होगा वो किल कर देगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। मतलब जो भी तुम खाना खा रहे होगे, जो भी तुमने खाना खाया है उसमें जो बचे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कौन मार देगा, सलाइवा मार देगा। तो माउथ में दो फंक्शन है। पहला फंक्शन, स्टार्च को कितने % कन्वर्ट करेगा माल्टोज में, स्टार्च को कितने % कन्वर्ट करेगा माल्टोज में, 30%। दूसरा फंक्शन क्या है कि ये किल कर देगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बताओ समझ में आया क्या। ठीक है, अब आ जाओ, देखो माउथ पढ़ लिए तुम, माउथ पढ़ लिए। अब आ जाओ ईसोफेगस। तुमने खाना खाया, खाना खाने के बाद कहाँ चला जाएगा, इस वाली पाइपलाइन में, और इसका नाम है ईसोफेगस। तो सुनो, यहाँ पर होता क्या है ईसोफेगस में, देखो खाना तुमने ये खाया, खाना खाने के बाद जब अंदर जाएगा तो जगह कम है, तो ये क्या होता है, यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है अंदर की तरफ, देखो ये दब रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये खाना नीचे की तरफ पुश होता है। फिर क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा फिर थोड़ी देर बाद ये वापस जाके ये वाला पार्ट रिलैक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर थोड़ी देर बाद रिलैक्स हो जाएगा। मतलब क्या, ये जो पाइपलाइन, इस पे खाना पहले कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि नीचे जाए, फिर वो पाइप रिलैक्स होती है, फिर नीचे वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है कि और नीचे जाए, फिर वो रिलैक्स होता है। समझे, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है, और इसी मूवमेंट का नाम हो गया, मूवमेंट हो गया ना, तो इसी मूवमेंट का नाम बोल दिया जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या तो इसी का नाम है पेरिस्टाल्सिस। दोनों सेम है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या तो पेरिस्टाल्सिस। अब देखो क्या है, ईसोफेगस में क्या याद करना है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा जिसके वजह से बोलस स्टमक को रीच कर जाए। अब देखो तुमको लग रहा होगा सिर्फ बोलस क्या है, बोलस कुछ नहीं भाई, फूड पार्टिकल ही है, रटो। अगर खाना माउथ में है तो बोलोगे बोलस, माउथ में मतलब अगर खाना सलाइवा से मिक्स है तो बोलोगे बोलस। पेट में जाएगा तो भी जो मिलेगा, जो जूस मिलेंगे तो उससे मिक्स हो जाएगा तो काइम, इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो काइल। मतलब माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, बोलस, काइम, काइल।
समझे? माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, बोलस, काइम, काइल। माउथ में होगा, ये सब फूड पार्टिकल के ही नाम है। बाहर खाना रखा है तो खाना बोल रहे, फूड पार्टिकल बोल रहे। माउथ में गया, सलाइवा से मिक्स हुआ तो उसी का नाम बदल के क्या बोल दिया? बोलस। पेट में गया, स्टमक जूस से मिक्स हो गया या गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो गया तो क्या बोलोगे? काइम। इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइनल जूस से मिक्स हो गया तो काइल। अब सुनो, यहाँ पर क्या बोला है कि पेरिस्टाल्टिक में कौन स्टमक में जाएगा? बताओ। मुंह में मिक्स हुआ फूड जो कि सलाइवा से मिक्स है तो उसको क्या बोलोगे? बोलस। तो वही बोला, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिससे बोलस कहाँ चला जाए? स्टमक में चला जाए। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बताओ, समझा दिया तुमको। चाहे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोल दो या तो पेरिस्टाल्सिस बोल दो। समझ पाए क्या? ठीक है। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? कुछ नहीं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा मसल का, जिसकी वजह से फूड कहाँ चला जाए? स्टमक में। पढ़ो, द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आल्सो कॉल्ड द पेरिस्टाल्सिस रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। दोनों टर्म यूज करोगे। रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द फूड इन द ईसोफेगस एंड द फूड पाइप एंड द फूड इज फोर्स्ड डाउन टू द ट्रैक ऑफ द स्टमक। ये वाली लाइन ना लिखना हो तो मत लिखना, बस इतना लिख दो, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ईसोफेगस फॉर द पासेज ऑफ फूड या तो फॉर द पासेज ऑफ बोलस फ्रॉम माउथ टू स्टमक इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। समझ पाए? अब देखो, ये क्वेश्चन, यही वाला सेम क्वेश्चन तुम्हारे 2013 के बोर्ड में पूछा गया। व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? बताओ। सिंपल सा तो है, जो पढ़ाया एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया। खैर, पढ़ा अभी रहे, क्वेश्चन पहले का है, लेकिन तुमको ये मालूम होना चाहिए कि हम ये जो पीडीएफ बनी है वो एनसीईआरटी से बनाई गई है और क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो बस पीडीएफ अच्छे से पढ़ते रहो, जो पढ़ा रहे उसको एज इट इज याद कर लो, तभी हम तुमको यहाँ पे 2-2, 3-3 बार एक ही सेंटेंस बोल भी रहे। समझे? क्यों बोल रहे हैं? ताकि तुम साथ साथ उसको 2-3 बार सुनो और दिमाग में भी घुमाते जाओ कि अच्छा हाँ ऐसे, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, ताकि तुमको कोई डाउट करे, तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं। ठीक है, हम मेन यार तुम्हारे फोकस इसीलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं। देखो, बहुत मेहनत से पेरेंट्स पढ़ाते हैं बच्चों को भी, समझे? बहुत मेहनत करते हैं, वो तुम खुद भी जानते हो, और साल बर्बाद होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। समझ पाए? क्योंकि तुम भी जानते हो 10th क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, मार्क्स मैटर तो करते ही हैं, साथ मुझसे ज़्यादा मैटर ये भी करते हैं कि साल ना बर्बाद हो। समझी? कि अभी तुम 10th में हो, नेक्स्ट ईयर तुम 11th में पहुंच जाओ। इसीलिए यार हम तुमको फिर से हम बहुत ही इजी वे में एकदम बेसिक पढ़ा रहे हैं, और ये भी नहीं हम कोई पार्ट छोड़ रहे हैं, हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। तभी हमने बोला कि इक्वली इंपॉर्टेंट है जो बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे या इंप्रूवमेंट एग्जाम देंगे, सिमिलरली जो बच्चे अभी 10th क्लास में आए हैं उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो चाहे तो अभी समर वेकेशन में ही पूरा सिलेबस सेवा कंप्लीट कर ले। जो बच्चे 10th क्लास में अभी आए हैं और जिनका कंपार्टमेंट एग्जाम है, यार डू सपोर्ट, और मैक्सिमम यार तुम मार्क्स लेकर आओ, और मार्क्स इसलिए भी लेकर आओ ताकि तुम्हारे जो पेरेंट्स यार वो खुश हो सके तुम्हारे मार्क्स को देखकर, बिकॉज उनकी मेहनत तभी सफल होती है जब बच्चा कामयाब होता है ना? ये सेंटेंस तो तुम सुने भी होगे, और इसीलिए यार यहाँ पे मेहनत भी की जा रही है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, कहीं डाउट हो तो तुम पूछ लेना। अब देखो यहाँ पे सुनो, अभी कि तुमने क्या पढ़ा? माउथ का फंक्शन पढ़ लिया, ईसोफेगस पढ़ लिया। अब देखो, पेट में खाना आ जाएगा, तो पेट में खाना आएगा तो क्या बोलते हैं उसको? बोलस, काइम, काइल, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन। याद है क्या? पेट में आ जाएगा बोलस, काइम, काइल, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन। पेट में आ जाएगा तो काइम बोलोगे, मतलब यहाँ से टर्म क्या यूज होने लगेगा? काइम यूज होने लगेगा। तो अभी आगे आएगा ये टर्म। अब सुनो क्या बोला है, जो स्टमक है उसके पास खुद की ग्लैंड होती है। जो ग्लैंड है उसका नाम है, पेट में गैस्ट्रिक होता है, इसीलिए इस ग्लैंड का नाम होता है, स्टमक की ग्लैंड का नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब देखो, ये 3 चीजें सिक्रिएट करती है। एक सिक्रिएट करती है जो HCl केमिस्ट्री में पढ़ते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो सिक्रिएट करता है। HCl का काम क्या है? देखो क्या है, पहली बात ये एसिड है तो पूरे स्टमक का मीडियम कैसा कर देगा? एसिडिक कर देगा। पूरे स्टमक का मीडियम कैसा कर देगा? एसिडिक कर देगा। दूसरा क्या है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सलाइवा से नहीं मर पाए थे तो वो कहाँ चले जाएंगे? पेट में आ जाएंगे। तो जब पेट में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए तो क्या होगा? यहाँ पे जो HCl है, क्योंकि एसिड है ना, तो वो HCl क्या करेगा? उन बचे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 2 जगह मारा जा रहा है, एक सलाइवा, दूसरा HCl। एक मुंह में, माउथ में, दूसरा यहाँ पे कहाँ? एक पेट में। एक माउथ में, एक पेट में, 2 जगह मारा जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एक माउथ में, एक पेट में। अभी और आएगा, लीवर का भी काम ये होता है, डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं उसको। 2 फंक्शन समझ पाए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, दूसरा किल करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब सुनो, दूसरी चीज एक सबसे इंपॉर्टेंट है, पेप्सिनोजन। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? एक चीज सिक्रेट करती है, उसका नाम है पेप्सिनोजन। तो ये करेगा क्या? ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, मतलब अभी काम नहीं कर, इनएक्टिव होता है, काम नहीं करता है। अब इसी पेप्सिनोजन, क्योंकि देखो पेट में तीनों चीजें हैं, HCl भी है, पेप्सिनोजन भी और म्यूकस भी है।
तो ये HCl तो इधर तो घूम रहा होगा, तो पेप्सिनोजन से कभी ना कभी टकराएगा। तो जब पेप्सिनोजन से टकराएगा तो ये पेप्सिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में। मतलब HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। ये इसका तीसरा फंक्शन है HCl का। HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है। तो जो फॉर्म एक्टिव होगी वही एंजाइम की तरह काम करेगी। अब अभी तुमसे बताया था सिर्फ एंजाइम सारे मिलकर बने होंगे प्रोटीन से, तो प्रोटीन में एन आ रहा है, सिमिलरली देखो पेप्सिन में भी एन आ रहा, तो पेप्सिन क्या है, एंजाइम है। अब देखो पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, मतलब पेप्सिन क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। अभी प्रोटीन किसमें टूटा था, पेप्टोन्स पे, और पेप्टोन्स किसमें टूटेगा, अमाइनो एसिड में। तो फंक्शन देख लो, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, डाइजेस्ट इसको करेगा प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स, और साथ में अगर पेप्टोन होगा तो अमाइनो एसिड। ये दोनों लाइन दी है तुम्हारे बुक में कि अगर प्रोटीन मिला एक ही स्टेप तोड़ेगा, ये याद रखना। प्रोटीन मिला तो पेप्टोन बना देगा, पेप्टोन मिला तो अमाइनो एसिड। भूल रहे हो क्या पीछे वाला, ये देखो एक स्टेप, प्रोटीन हुआ तो पेप्टोन में बदलेगा, पेप्टोन हुआ तो अमाइनो एसिड में बदलेगा। समझ पाए। और किस मीडियम में काम करेगा, एसिडिक मीडियम में, क्योंकि HCl एक्ट कर रहा है। अब सुनो, एक म्यूकस होता है, देखो पेट में एसिड है, एसिड मतलब HCl। तो गॉड को पता है कि अगर एसिड होगा तो वो पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। अब अगर वो पेट को नुकसान पहुंचाएगा तो इसका मतलब क्या है, वहां पर एक हमको कवरिंग, वहां पर गॉड ने कवरिंग दी जिसका नाम पड़ा क्या, म्यूकस डाल दिया गया उसका नाम, ताकि क्या हो सके, जो पेट है वो HCl से सेफ रह सके। तो ये मिलेगा कहाँ पे, बहुत अच्छा टर्म यूज करना होता है, बोलते हैं इनर लाइनिंग। सिर्फ स्टमक बोल दोगे तभी भी चलेगा, म्यूकस इज प्रेजेंट इन द स्टमक, सही है, समझे। लेकिन थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या बोलते हैं, इनर लाइनिंग। भाई ये तुमको मालूम है, पेट के अंदर वाली लाइनिंग पर ही तो होगा, ये देखो, तो इसीलिए बोल देते हैं इट इज प्रेजेंट, या म्यूकस इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। और ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा स्टमक को, किससे, एसिड से। और एसिड का नाम क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जल्दी से तीनों पढ़ लो एक बार, जल्दी से पढ़ लो, 30 सेकंड का टाइम दे रहे, जल्दी से पढ़ लो। पढ़ लिया। अब देखो पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या करता है, जैसे पैनक्रियाज, जैसे पेट में पेप्सिन है, ऐसे ही पैनक्रियाज के पास ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन भी क्या होगा, एक एंजाइम होगा, और वो भी क्या करेगा, जैसे पी से पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ऐसे ट्रिप्सिन भी किसको करेगा, टी से, कह रहा वो मत बोलना, पीछे वाला टर्म पकड़ो, पेप्सिन ट्रिप्सिन, राइमिंग वर्ड्स है ना। तो पेप्सिन भी डाइजेस्ट किसको कर रहा, प्रोटीन को, सिमिलरली ट्रिप्सिन भी किसको करेगा, प्रोटीन को। और जैसे पेप्सिन तोड़ता था प्रोटीन को पेप्टोन्स पे, ऐसे ट्रिप्सिन तोड़ेगा प्रोटीन को पेप्टोन्स पे। अब सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि ये काम करता था एसिडिक मीडियम में, जबकि ये काम करेगा बेसिक मीडियम में। बेसिक का ही दूसरा नाम आज से रट लो, एल्कलाइन। पेप्सिन है वो भी प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा, ट्रिप्सिन है वो भी प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा, लेकिन पेप्सिन काम करेगा एसिडिक मीडियम में और ट्रिप्सिन काम करेगा बेसिक मीडियम में। अब जैसे ये पेप्सिन भी मिलकर किससे बना था, पेप्सिनोजन से, इनएक्टिव फॉर्म से, ऐसे ट्रिप्सिन भी किससे आता है, ट्रिप्सिनोजन से, जो कि कौन सी फॉर्म होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। अच्छा, एक और चीज है, पैनक्रियाज लाइपेज भी निकालता है, और ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है फैट को। बहुत अच्छा बोलना है तो इसका टर्म दोगे इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट, कौन सी फैट को डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज, इमल्सिफाइड फैट को। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, देखो तुमने फंक्शन किसका पढ़ा, माउथ का पढ़ लिया, ईसोफेगस पढ़ लिया, स्टमक पढ़ लिया, अब लीवर पढ़ते हैं। देखो लीवर के 3 काम है। पहला काम ये याद रखना है कि ये काम क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फूड। अभी भी जो HCl से बचे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गए हैं बॉडी में, उनको मारने के लिए भेज दिया जाएगा लीवर के पास, और लीवर क्या करेगा, टॉक्सिक चीजें हटा देगा। इसीलिए बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक चीजें हटा देना मतलब डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये क्या करेगा, टॉक्सिक चीजों को रिमूव करेगा, तो इसीलिए नाम पड़ा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फूड। और साथ में क्या करेगा, एक्सक्रीट भी करता है कुछ चीजें, जैसे बॉडी में जो विटामिन है, मिनरल्स जो हैं और स्टेरॉइड है, उन सारी चीजों को एक्सक्रीट करता है, लीवर का काम है। साथ में ये एक काम और करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, ये क्या निकालता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। और बाइल जूस के 2 पिगमेंट होते हैं, यहाँ लिखे दे रहे हैं। बाइल जूस से 2 चीजें मिलती हैं, एक का नाम है बिलीरुबिन और एक का नाम है बिलीवर्डिन। ये दोनों चीजें याद कर लो। ये क्या है, ये क्या है, पिगमेंट है जो कि बाइल जूस रखता है। कौन सा, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। और क्या करेगा, ये जो बाइल जूस है लीवर लगातार निकालता रहता है, ये बाइल जूस जाके स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर इसका यूज करता है। ठीक है, सुनो, गॉल ब्लैडर क्या करेगा, वो कुछ नहीं, जैसे अभी पेप्सिन ने पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, पेप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ा, ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को तोड़ा, सिमिलरली फैट भी तो किसको, फैट को भी तो कोई तोड़ेगा। तो फैट को तोड़ने के लिए कौन आता है, यही वाला बाइल जूस। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है,
फैट को तोड़ देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। और यही जो प्रोसेस है प्रोटीन को फैट, यही जो प्रोसेस है फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ना, इसी को बोल देते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और जो फैट बन के आया इस फैट को क्या बोलते हैं, इमल्सिफाइड फैट। समझ पाए? अभी देखो लाइपेज फैट को नहीं तोड़ता है, लाइपेज इस फैट को नहीं तोड़ेगा, लाइपेज इस फैट का टूटे हुए फॉर्म को तोड़ेगा। समझे? लाइपेज इस फैट को नहीं तोड़ेगा, लाइपेज क्या तोड़ेगा, इमल्सिफाइड फैट को, ऐसा फैट जो कि इमल्सिफिकेशन जिसपे हो चुका हो। इमल्सिफिकेशन मतलब तोड़ना। ठीक है, फिर सुनो, जो लीवर होगा वो बाइल जूस निकालता है, लेकिन ये बाइल जूस जाके स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर क्या करता है, जो फैट होता है इसी बाइल जूस की वजह से इमल्सिफाई कर देता है, मतलब तोड़ देता है। तोड़ता है किसमें, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। और इसी बाइल जूस के पास दो पिगमेंट होते हैं, एक का नाम है बिलीरुबिन, एक का नाम है बिलीवर्डिन। इतना बात समझ में आ रहा होगा। अब देखो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है। देखो इसका ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया, एक पूछा गया 2014 में और एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। अच्छा, ये दो बार अलग अलग जगह पूछा गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वर्डिंग्स अलग कर दी है, मतलब सेम है। देखो स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, और यहाँ पे नेम द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक एंड दैट रिलीज फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। देखो कौन सी ग्लैंड्स होंगे स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड। दोनों का आंसर सेम है, ग्लैंड्स कौन सी होंगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। दूसरी चीज राइट 3 कंपोनेंट्स ऑफ सिक्रीशन दैट आर रिलीज्ड बाय दीस ग्लैंड्स। बताओ भाई, रट गया क्या? 3 चीजें क्या निकालेगा, पहला पेप्सिन जो कि कन्वर्ट करेगा प्रोटीन को पेप्टोन्स में, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, साथ में पेप्टोन्स को अमाइनो एसिड में। रट गया। HCl दूसरी निकालती हैं। देखो 3 चीजें सिक्रेट होती है, पहली पेप्सिन, दूसरी HCl, तीसरा म्यूकस। दूसरे में HCl क्या है, फंक्शन क्या है, किल करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, दूसरा प्रोवाइड करेगा एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन, तीसरा क्या है, म्यूकस है, प्रोटेक्ट करेगा स्टमक फ्रॉम एसिडिक एक्शन ऑफ HCl से बचा के रखेगा। समझ पाए? तो ये क्वेश्चंस भी हमने डाले इसीलिए ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो सके, इसीलिए हमने क्वेश्चन डाले। हो सकता है थोड़ा वीडियो लेक्चर ज्यादा जाए, बट हमने क्वेश्चंस यहाँ पर डाले ताकि तुम एकदम क्लैरिफाई हो जाओ कि देखो क्वेश्चंस एज इट इज सेम उठ के आ रहे। समझ पाए? अब देखो क्या है अगला क्वेश्चन, क्या बोले, स्टेट द रोल प्लेड बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। पहला ट्रिप्सिन क्या करता है ये पूछ लिया है, क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को पेप्टोन्स में, लेकिन कौन से मीडियम में, बोलो, अल्कलाइन मीडियम में। रटा हुआ है क्या? लाइपेज क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, लेकिन कौन से फैट को, फैट को कि इमल्सिफाइड फैट को, आंसर जाएगा इमल्सिफाइड फैट को। तीसरा क्या, लिस्ट टू फंक्शंस ऑफ द, अच्छा ये अभी पढ़ा रहे इसको, ये अगले वाले स्लाइड में। अब देखो तुमने क्या पढ़ा, स्टमक पढ़ लिए, लीवर पढ़ लिए, गॉल ब्लैडर पढ़ लिए, बचा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो ये हमने तुम्हारी बुक की डेफिनेशन एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दी है ताकि तुमको कोई डाउट ना रहे। देखो पहली चीज क्या है, थोड़ा ट्रिप्सिन के बारे में, पहले वाले के बारे में बोला है कि देखो पैनक्रियाज क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, इस पे अंडरलाइन कर लो। जो पैनक्रियाज है उससे पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, और वो पैनक्रियाटिक जूस दो चीजें रखता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। मतलब जो लाइपेज ट्रिप्सिन पैनक्रियाज निकाल रहा है ना, उन दोनों को मिलाकर क्या बोलोगे, पैनक्रियाटिक जूस। अब देखो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट किसको करेगा, प्रोटीन को, लाइपेज डाइजेस्ट किसको करेगा, इमल्सिफाइड फैट को। अब जैसे पैनक्रियाज निकालता है पैनक्रियाटिक जूस, ऐसी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो निकालेगी इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम याद है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये बड़ी वाली लार्ज इंटेस्टाइन, और ये वाला जो पार्ट है ये इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। कहाँ पहुंचे? हाँ, तो इन्होंने क्या बोला है, ऐसे ही जो वॉल्स होंगी स्मॉल इंटेस्टाइन के वो कंटेन करेंगे ग्लैंड जो कि निकालेंगे इंटेस्टाइनल जूस। कुछ यार कंफ्यूज मत होना, पैनक्रियाज है निकालेगा पैनक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन है निकालेगे इंटेस्टाइनल जूस। पैनक्रियाज है निकालेगा पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन आएगा, लाइपेज आएगा, ट्रिप्सिन तोड़ेगा प्रोटीन को, लाइपेज तोड़ेगा इमल्सिफाइड फैट को। इतना फंक्शन याद हुआ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें ग्लैंड्स होंगी जो कि देखो वॉल से मत घबराना, क्योंकि वॉल में ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगी, तो वॉल से मत घबराना। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो ग्लैंड को रखेगी जो कि सिक्रिएट करेगी किसको, इंटेस्टाइनल जूस को। अब आगे सुनो, जो ये वॉल्स है ना, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके पास होती है विलाई। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ये पूरी वॉल है, एक लंबी पट्टी इधर, एक लंबी पट्टी इधर, ये पूरी पाइप चल रही है ऐसे, ठीक है। तो उसी वॉल के बीच में क्या होती है, एक फिंगर जैसे, देखो उंगली जैसे एक प्रोजेक्शन होता है जिसका नाम होता है विलाई। विलाई प्लूरल फॉर्म होता है और उसी को सिंगुलर बोलोगे तो विलस। और इसी विलाई के ऊपर क्या होता है, माइक्रोविलाई होता है, जो कि काम क्या करेगा, वो भी एब्जॉर्प्शन का काम करता है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी खाना है, क्योंकि अब पचा हुआ खाना जाएगा, तो यहाँ इंटेस्टाइन में तुम टर्म यूज करने लगते हो बोलस काइम काइल, मतलब यहाँ काइल टर्म यूज होगा।
अब जो काइल है जब वो आगे जा रहा होगा तो उसको एब्जॉर्ब भी तो कराना है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कौन कर लेगा, यही विलाई। तो विलाई का काम क्या है, जो खाना आगे की तरफ बढ़ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सिमिलर काम माइक्रोविलाई का है। और एक और काम इसका होता है कि खाना एब्जॉर्ब करने के बाद खाने को आगे भेज देता है, कहाँ के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। तो इसके दो काम है। अब देखो शायद ये पीछे वाले में लिखा हुआ है, हाँ, लिस्ट ऑफ फंक्शंस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पहला क्या होगा, इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए। दूसरा क्या होगा, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ काइल। बताओ काइल क्या है, फूड पार्टिकल जो कि इंटेस्टाइनल जूस में मिलेगा, या तो फूड पार्टिकल जो कि इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिक्स हो चुका होगा, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि इंटेस्टाइनल जूस निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन, सुनो, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन कोई डाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का मेनली फंक्शन एब्जॉर्प्शन होता है। पढ़ो, मेजर फंक्शन इज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, नॉट फॉर डाइजेशन। डाइजेशन में इसका रोल नहीं आता है। तो हमारी बुक की लाइन है, द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसा फूड जो कि एब्जॉर्ब ना हो पाए, वो भी एब्जॉर्ब कौन करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन से पहली आई हुई विलाई। तो ऐसा फूड जो कि एब्जॉर्ब ना हो पाए वो कि कहाँ पहुंच जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पे कुछ और विलाइज होती हैं जो कि उसको एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर उस मटेरियल से। देखो वाटर और मिनरल दोनों एब्जॉर्ब होता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनएस। जो बचा हुआ मटेरियल है, अनअब्जॉर्ब मटेरियल है, वो कहाँ भेज दिया जाएगा, एनएस में भेज दिया जाता है। और ये एनएस के पास से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, वहां पे एक मसल होती है जिसका नाम है एनल स्फिंक्टर। ये याद कर लो, स्फिंक्टर का मतलब होता है मसल, ठीक है। तो जब बॉडी से एनएस में जब खाना भेजा जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड भेजा जाता है, तो वहां पे एक स्फिंक्टर मिलता है एनएस पे, जिसका नाम है, एनएस का स्फिंक्टर मतलब एनाल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर बोल दो या एनाल बोल दो, नहीं एनाल नहीं बोलोगे, एनल स्फिंक्टर बोलोगे, समझे। अब देखो क्वेश्चन फिर आ गया, व्हाट इज द न्यूट्रिशन, व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी। बताओ कब का क्वेश्चन है, 2020 का। सेम एज इट इज क्वेश्चन, व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी। ट्रिक क्या थी, न्यूट्रिशन पर जेम, पी मतलब प्रोवाइड एनर्जी, ई मतलब इक्विपमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, आर मतलब फॉर द रिपेयरिंग ऑफ सेल, जी मतलब फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ई ट्रिक को कंप्लीट करने के लिए, एम मतलब फॉर द मेंटेनेंस, सॉरी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एटीपी। समझ पाए। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोले, व्हाट कॉजेस मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। बताओ भाई, एलिमेंट्री कैनाल जो पाइप थी इसोफेगस, उसमें कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या तो पेरिस्टाल्सिस। व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। बताओ, ये थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन बोल दिया। अगर सोचो म्यूकस ना होता तो क्या होता है, HCl डैमेज कर सकता था स्टमक को। म्यूकस बनाया किस लिए गया, ताकि डैमेज ना कर पाए। तो वही बोल दिया, अगर म्यूकस ना होता तो क्या होता है, HCl कैन कॉज डैमेज टू द स्टमक ड्यू टू एसिडिक नेचर। HCl क्या करता है, एसिडिक नेचर की वजह से उसको नुकसान पहुंचा सकता था। अब सुनो, ये जो क्वेश्चन है 2020 में है, ये तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब सुनो, एक पार्ट में तुमको बहुत नहीं लिखना है, बस उतना लिखना है जितना जरूरी था, क्योंकि पॉइंट वाइज क्वेश्चन ही है। अगर क्वेश्चन एक अकेला क्वेश्चन है 3 मार्क्स में, तब तुमको उसको बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा, मतलब काफी पॉइंट्स लिखने होंगे। बट अगर तुमको मान लो क्वेश्चन में ही पॉइंट्स दे दिए तो तुम थोड़ा भी सबके बारे में सही लिखोगे ना, तो मार्क्स मिलते हैं। इसमें देखो न्यूट्रिशन पर जब तुम 5 पॉइंट लिख सकते हो, इस पे देखो फॉर द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसको तुम 2 लाइन में लिख सकते हो, इसमें तुम म्यूकस को 1 लाइन में लिख सकते हो। बताओ, जब तुमने इस पूरे को लिखा ना, तो इतना बड़ा तुम्हारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। जब इतना बड़ा बन जाएगा तो 3 मार्क्स पे अगर 5 मार्क्स का होगा तो 5 मार्क्स भी टीचर देगा। समझ गए। आगे क्या बोला है, हाँ, अब देखो एक और ट्रिक है, ये डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन में भी काम करती है। एक और ट्रिक है, देखो बॉडी में कहीं ना कहीं सारी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। तो पेट में कुछ चीजें एब्जॉर्ब होंगी, कुछ चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगी, कुछ चीजें माउथ में होंगी, कुछ चीजें लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये वाली जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक मेरे सर ने मुझे बताई थी, और इनसाइड क्लासेस उनका यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करना उनके भी चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना, ठीक है। तो ये ट्रिक मेरे सर की है, उन्होंने बताई थी। तो सुनो, माउथ में और स्टमक में क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, तो ट्रिक याद करनी है, मैड स्टमक वॉज जे शेप। देखो स्टमक का शेप कैसा होता है, जे शेप होता है। ये वाला पार्ट तुमको मिलेगा जब तुमको डायग्राम, जब तुम डायग्राम वाली वीडियो देखोगे, कहाँ गया, जहाँ पे टैग लाइन थी। अब डायग्राम की वजह से किसी के मार्क्स कटेंगे नहीं, वेट लेट मी शो यू। ये वाला जो है ना, अब डायग्राम की वजह से मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इसमें हमने बताया था कि ये जो जे से है ना, तो जे शेप अभी बनाओगे। ये देखो, ये जे बन रहा है, ये जो जे बना है ना, ये देखो ये जे बन रहा है। तो इसको बोलोगे स्टमक किस शेप का होगा, जे शेप का होगा। तो ये उस वीडियो में तुमको मिलेगा। तो ट्रिक क्या याद रखनी थी अभी एब्जॉर्प्शन में, मैड स्टमक वॉज जे शेप। एम मतलब, मैं मतलब माउथ, माउथ में एब्जॉर्ब क्या होगा, ड्रग। एम मतलब माउथ, माउथ में एब्जॉर्ब क्या होगा, ड्रग। स्टमक में वॉज मतलब डब्ल्यू मतलब वाटर एब्जॉर्ब होगा, ए मतलब अल्कोहल होगा, एस मतलब शुगर एब्जॉर्ब होगा। और स्टमक का शेप कैसा, जे शेप है। समझ रहे। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, जब तुम स्मॉल लिखते हो ना तो ऑल आता है, तो मतलब जितनी भी चीजें हैं वो सब एब्जॉर्ब होंगी। मतलब तुम
स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बता सकते हो? ऑल। ऑल मतलब क्या? ड्रग भी एब्जॉर्ब होगा, वाटर भी एब्जॉर्ब होगा, अल्कोहल भी एब्जॉर्ब होगा, शुगर भी एब्जॉर्ब होगा। समझ पाए? अब सुनो, जब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हो तो लार्ज मतलब होता है बड़ा। जैसे तुमने सुना होगा BMW बहुत बड़ी कंपनी है कार की, है ना? तो BMW का भाई मान लो, भाई ना मानो तो दोस्त मान लो, है ना? तो उसका बोलोगे BMW की जगह तुम यहाँ क्या बोलोगे? DMW। तो D मतलब ड्रग, M मतलब मिनरल, W मतलब वाटर। समझ पाए? D मतलब ड्रग, M मतलब मिनरल, W मतलब वाटर। अभी पढ़े थे क्या लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है, और वहां पे हमने लिखा था कि वाटर भी होता है और मिनरल भी होता है। अब तुमको एक और नई चीज पता चली, वाटर तो होता है, मिनरल तो होता है, साथ में ड्रग भी होता है। एक बार ट्रिक फिर से आंख बंद करके बोल दो। माउथ एंड स्टमक में मैड स्टमक वॉज जे शेप। मैं मतलब माउथ, ड मतलब ड्रग, स्टमक मतलब स्टमक में क्या क्या एब्जॉर्ब होगा? वॉज। डब्ल्यू मतलब वाटर एब्जॉर्ब होगा, ए मतलब अल्कोहल एब्जॉर्ब होगा, एस मतलब शुगर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बात करोगे तो स्मॉल ऑल। स्मॉल ऑल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑल एब्जॉर्ब होगा। ऑल मतलब ड्रग बोल सकते हो, वाटर बोल सकते हो, अल्कोहल बोल सकते हो, शुगर बोल सकते हो। समझ पाए? जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की बात करोगे तो DMW मतलब ड्रग भी एब्जॉर्ब होगा, मिनरल भी एब्जॉर्ब होगा और वाटर भी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है। हाँ, अब देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, बोले मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस। बताओ मोस्ट ऑफ द, स्मॉल ऑल। समझ पाए? मोस्ट ऑफ द, स्मॉल ऑल मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन होगा और डाइजेशन भी होगा। हमने बताया डाइजेशन एब्जॉर्प्शन दोनों की ट्रिक है। तो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये कब का क्वेश्चन है? 2020 का। ठीक है। हाँ, तो डाइजेशन इतने पार्ट में ही है। अगर तुम्हें कहीं भी अभी डाउट आ रहा हो तो उस पार्ट को, वीडियो को रिवर्स कर लो, वहां पे जाके फिर से उतना पार्ट देख लो। उम्मीद करते हैं कि तुमको समझ में आया होगा। जैसा भी वीडियो लगा कमेंट में एक बार जरूर बताना। कहीं पे इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो बताना। हो सकता है वीडियो लंबा गया हो, बट तुम्हारी अब इस चैप्टर के पूरे डाउट क्लियर हो, इस पार्ट के डाइजेशन के पूरे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि डाइजेशन वाले में तुमको सारी चीजें हमने ट्रिक से बता दी। डायग्राम जो बचा उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो, थैंक यू। आज इतना ही करेंगे।